हेलो बच्चों। बच्चों ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सेकेंड क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने पढ़ा वो कि चार्ज दो तरीके के ही क्यों होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड क्यों आया, ठीक है बेटा। तो देखिए, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है। इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ जनरली टू टाइप्स, ठीक है। एक होती है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ज क्या है, ये रेस्ट पे है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इस केस में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसी तरीके से जब चार्ज मूव करने लगते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग चार्ज आल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज मूव करने लगता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। और जब चार्ज मूव करते हैं तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कूलम साहब ने दिया था, इसलिए इसको कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड अपार्ट आर डिस्टेंस टू ईच अदर। मान लेते हैं दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, वो दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब बच्चों ये जो चार्जेस Q1 और Q2 हैं कैसे भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके साइन के हिसाब से फोर्स हमारा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा। अगर ये दोनों सेम चार्ज होंगे मीन्स लाइक चार्ज होंगे, मीन्स दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, ठीक है। यानी एक दूसरे को भगाने की कोशिश करेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे मीन्स एक पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, इन दैट केस द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर और एक दूसरे को चिपकाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से आर डिस्टेंस दूर रखे हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आर है। तो कूलम साहब ने अपना जो रूल दिया, अपना जो लॉ दिया, पहला लॉ है कि द फोर्सेज बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये यूज होने वाला है। जिन बच्चों को आता हो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता हो समझ ले। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इफ अ क्वांटिटी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर क्वांटिटी x, इट मीन्स कि अगर x इंक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी। सपोज दैट यहाँ पे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो डिवाइड करके दूसरी क्वांटिटी को लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, बार बार गिर रहा है यार, यहाँ पे क्या है कि अगर एक क्वांटिटी मीन्स x डिक्रीज करेगी तो इन दैट केस y विल इंक्रीज, और अगर x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा। तो ये मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज देन अदर क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज, एंड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ वन क्वांटिटी डिक्रीज देन अदर क्वांटिटी विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है बच्चों। तो कूलम साहब ने बोला कि अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज करेगा। चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस विल इंक्रीज then the force exerting between these two charges will also increase। समझते हैं। अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है बच्चों। तो प्रोडक्ट में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि दोनों चार्जेस इंक्रीज करें। मीन्स जैसे अगर Q1 हम ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेता हूं। मान लेते हैं Q1 हमारा 2 कूलम है और Q2 3 कूलम है, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा 6 कूलम, ठीक। अब अगर हम Q2 को इंक्रीज कर दें 4 कूलम तो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 4 जाए 8 कूलम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम Q2 को 5 ले लें तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा Q1 Q2 दैट विल बी 10 कूलम। तो देखिए यहाँ पे एक चार्ज जो है
वो कांस्टेंट है, 2 कूलम ही है, लेकिन दूसरा चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरे चार्ज के इंक्रीज करने से भी दोनों का प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट इंक्रीज तभी हो जब दोनों चार्जेस इंक्रीज हो। कोई एक चार्जेस इंक्रीज होगा तो भी उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक, इसी तरीके से अब मान लेते हैं कि ये 3 था, अब ये 4 हो गया और ये 3 हो जाए, तो 3 4 जा 12, दोनों का प्रोडक्ट फिर इंक्रीज करेगा, अब की बार थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमें जो मतलब है लेना देना है वो उन दोनों के प्रोडक्ट से है कि उन दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीज करना चाहिए। अब भले इंडिविजुअल चार्ज को इंक्रीज कर रहा हो या दोनों चार्ज इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो मीन्स अगर दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो उनके बीच का जो फोर्स है दैट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कूलम। सेकेंड लॉ उन्होंने क्या बताया है, सेकेंड लॉ को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ये फॉलो होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन देम विल इंक्रीज, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो उनके बीच जो फोर्स है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब अगर ये चार्जेस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो इनके बीच का फोर्स क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है, इंक्रीज करेगा। मतलब अगर 2 लोग हैं और वो एक दूसरे से जब दूर चले जाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो थोड़ा सा प्यार होता है, स्नेह होता है, लव होता है, वो थोड़ा सा रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है, और जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वो बढ़ने लगता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर ये 2 चार्जेस हैं एक दूसरे से ज्यादा दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो डिक्रीज करेगा, और अगर वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आएंगे यानी डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो उनके बीच लगने वाला फोर्स इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा, मीन्स यहाँ स्क्वायर लगा हुआ, पहली बात समझिए। तो अगर थोड़ी सी डिस्टेंस इंक्रीज हुई, थोड़ी सी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की इंक्रीज हुई तो फोर्स ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज होगा। सिमिलरली अगर थोड़ी सी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिक्रीज हुई तो फोर्स ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करेगा। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं इसको ग्राफ बना के आप लोग को दिखाना चाहूं तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। इधर फोर्स ले लेते हैं y एक्सिस पे और इधर हम लोग ले लेते हैं इसका डिस्टेंस जो है r। ठीक है, तो इनका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, अब देखिए जैसे जैसे r इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स क्या है, रैपिडली डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, ये था पहले फोर्स, अब r थोड़ा इंक्रीज किया तो फोर्स रैपिडली डिक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, तो दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ कूलम। कंबाइनिंग दीज 2 लॉज वी विल गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब समझते हैं इनको कंबाइन कैसे किया गया। कंबाइनिंग मीन्स ना यहाँ एडिशन हो रहा है, ना मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ना ही डिवीजन हो रहा है। कंबाइनिंग मीन्स जैसे कभी कभी क्या है कि हम दो बातों को 2 सेंटेंस में बोलते हैं। 2 बातें कहने के लिए हम लोग 2 अलग अलग सेंटेंस यूज करते हैं, और फिर क्या होता है कभी कभी हम 2 बातों को एक ही सेंटेंस में कह जाते हैं। तो कंबाइनिंग मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि इन दोनों बातों को जो अलग अलग सेंटेंस में बोला था कूलम साहब ने एक ही सेंटेंस में बोल दिया। दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हुआ K। ठीक है, जिन बच्चों को पता हो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज से ध्यान दे लीजिएगा कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट जरूर ऐड होता है। वो कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली जो साइंटिस्ट होते हैं, जो जिन्होंने उनको डिस्कवर किया है, वो उसकी वैल्यू देते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू हम पता करते हैं। ठीक है, और वो कांस्टेंट कभी कभी किन्हीं चीजों पे डिपेंड भी करता है। जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। पहले तो इस कांस्टेंट की वैल्यू पता करते हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, और इसका फार्मूला है 1/4πε0। इसको ε0 बोलते हैं। दैट इज ये ई टाइप का होता है एप्सिलॉन। यहाँ 0 है तो इसको 0 ना बोल के नॉट पढ़ते हैं, ε0। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। अब ε0 क्या होता है, नया वर्ड है आप लोगों के लिए। ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं पहले कि परमिटिविटी क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये परमिटिविटी क्या होती है। भाई आप लोग फ्यूचर में इंजीनियर बनने वाले हो तो आपको हर चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी इज द एबिलिटी टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू देम। ठीक है, परमिटिविटी इज द एबिलिटी टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
टू पास थ्रू देम। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नया वर्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। हालांकि इसके बाद का जो लेक्चर होगा, इसके बाद की जो क्लास होगी, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस समझाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगला वीडियो आएगा आपको, उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे परमिटिविटी को आप समझाने के लिए हमें आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी पड़ रही है। ठीक है, तो ढंग से समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बच्चों, जब कोई चार्ज कहीं पे रखा होता है तो अपने चारों तरफ वो एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। क्या कर लेता है? एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, उसमें से लाइंस निकलती है, फील्ड लाइंस निकलती है। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई चार्ज रखा हुआ है Q1। ठीक, तो इसके चारों ओर कुछ दूर तक इसकी एक फील्ड लाइन होगी, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसमें कोई दूसरा चार्ज जब इंटर करेगा, ठीक है, तो इसके प्रभुत्व को, ठीक है, इसके फोर्स को फील करेगा। ठीक है, इसके फोर्स को फील करेगा। तो जैसे होता है ना, सबकी अपनी अपनी एक रेंज होती है। मान लेते हैं ये यूपी है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं, तो उनका जो इफेक्ट होगा वो पूरे यूपी भर में होगा। तो उनकी फील्ड कहां तक है? पूरी यूपी। अब उस यूपी में भी कोई किसी अदर स्टेट का कोई मेंबर आए तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो चीफ मिनिस्टर साहब है, ठीक है, इनके इफेक्ट को फील करेगा वो। ठीक है, तो उसी तरीके से हर चार्ज की एक अपनी फील्ड होती है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है तो वो अफेक्टेड होता है उस चार्ज से, उसका फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड से फील्ड लाइंस निकलती हैं, स्ट्रेट लाइन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, कर्व शेप में भी हो सकती है। तो ये फील्ड लाइंस निकलती है, तो जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों चार्जेस को मान के रखा है कि ये फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। ठीक है, तो फ्री स्पेस में तो कुछ होता नहीं है जो इन फील्ड लाइंस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, इजिली ये फील्ड लाइंस पास होंगी। ठीक है, अगर इसी तरीके से ये जो हमारा चार्ज है, ये फ्री स्पेस में वैक्यूम में ना रख के अगर हम लोग इसको किसी मीडियम में रखेंगे, तो वो मीडियम क्या करेगा? इन फील्ड लाइंस को पास होने से रोकेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो वहां पे परमिटिविटी अलग हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखा हुआ है, क्योंकि इन दोनों चार्जेस को हमने कंसीडर किया है कि वो फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। तो आप कह सकते हो कि द फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। इज दैट क्लियर बच्चों? आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो बच्चों। मान लेते हैं कि आपको पानी में तैरना है। ठीक है, आपके पास दो तरीके के फ्लूइड है, मीन दो तरीके के लिक्विड है, एक बहुत ज्यादा डेंस है और एक वाटर है। ठीक है, तो डेंस लिक्विड में आपको स्विम करने में परेशानी होगी, उतना इजिली आप स्विम नहीं कर पाओगे इन कंपैरिजन टू वाटर। तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप वाटर में स्विम करना प्रेफर करोगे, क्योंकि ये वाटर में आप इजिली फ्लो कर सकते हो, पर डेंस लिक्विड में आपके लिए तैरना जो है काफी टफ होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो ऐसे मीडियम में जो डेंस हो, यानी ऐसा मीडियम जो उनको अलाउ ना करता हो इजिली पास होना। ठीक है, तो उसमें फील्ड लाइन ज्यादा इजिली नहीं पास हो सकती है। जो फील्ड लाइन ज्यादा इजिली नहीं पास होंगी, इट मीन्स कि वहां पे फोर्स कम होगा। ठीक है, और अगर फील्ड लाइन जहां पे इजिली पास हो सकती है, वहां पे फोर्स ज्यादा होगा। आई थिंक आपको अब ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो बच्चों, इस फार्मूले से हम लोगों ने क्या समझा कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं पहले शुरुआत में डिस्कस कर चुका हूं कि अगर ये दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम ईच अदर होगी, मतलब इधर होगी। और इस पे जो फोर्स लगेगा वो, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है बच्चों, कुछ चीजें मिटानी पड़ जाती हैं। ये होगा फोर्स इधर लगेगा, एक दूसरे से अवे लगेगा अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे, मीन दोनों प्लस प्लस है। ठीक, अब मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक प्लस है और एक कोई नेगेटिव है, माइनस है, तो फोर्स कैसा होगा? तो फोर्स जो लगेगा दैट विल एक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, इस तरीके से एक दूसरे की तरफ फोर्सेज लगेगा। और ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कूलम्स लॉ मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस पढ़ा अच्छे से। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रफ करने जा रहा हूं, फिर इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब आइए बच्चों, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। एक आर्बिट्रेरी में क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे Q1 प्लेस्ड है और यहाँ पे Q2 प्लेस्ड है। मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच फोर्स दे एक्सर्ट टू ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की यूनिट मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लोग एक नई चीज समझते हैं, माइक्रो वर्ड आ गया, माइक्रोकूलम। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स की जो यूनिट, सॉरी चार्ज की जो यूनिट होती है SI यूनिट, दैट इज कूलम। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर माइक्रोकूलम क्या आ गया, माइक्रो एंड मिली दीज आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। माइक्रो लगा हुआ है मीन्स 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। किसी अगले वीडियो में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका मतलब समझ लीजिए कि 10 पावर -6 का मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 10 पावर -6 का मतलब 0.1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया 10 पावर 6 का मतलब कि 1 से पहले हमारे कितना है, 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक है। इतने कूलम आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 0.00003 हो गया 4 5 1, इतने कूलम हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम मीन्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर 1 मिली कूलम इज आल्सो दी यूनिट ऑफ चार्ज, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, ठीक है। तो जब मिली वर्ड आएगा तो हमें क्या करना है, सिंपली 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जब माइक्रो वर्ड आएगा तो हम 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। ज्यादातर माइक्रो ही यूज होता है और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, पिको, नैनो वगैरह वगैरह वगैरह, वो किसी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जब आप लोग को यूनिट और मेजरमेंट पढ़ाएंगे तो वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, मीन्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और ये 3 माइक्रोकूलम है तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्जेस। तो फोर्स इनके बीच लगने वाला कितना है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू आपको पीछे बताया है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक। Q1 की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 10 पावर 6, पुट कर दीजिए। Q2 की वैल्यू कितनी आई 3 इंटू 10 पावर -6, वो पुट कर दिया अपॉन R कितना है 2 मीटर, ठीक। तो यहाँ 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54 इंटू, अब पावर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइन। तो ये +9 -6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया बच्चों 54 इंटू 10 टू द पावर 9 -6 3 -6 -3 अपॉन 4। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 जा और 2 27 जा, 27 अपॉन 2 यानी 13.5। तो फोर्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 13.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इतना फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लगेगा, और इसका नेचर कैसा होगा, दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, ओके। मीन्स ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो आई थिंक इस एग्जांपल से आप लोग कूलम्स लॉ को और अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, इसके बाद एक एग्जांपल हम लोग और डिस्कस करेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो उसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। उन दोस्तों को, अपने उन बच्चों को जरूर शेयर करिएगा जो फ्यूचर में जेई, नीट, डिफेंस मीन्स NDA या पॉलिटेक्निक, मेडिकल, इन सब की प्रिपरेशन करना चाहते हो फ्यूचर में, ठीक है। डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो या आर्मी में जाना चाहते हो, मतलब क्योंकि बच्चों शेयरिंग इज केयरिंग, आप लोग को तो पता ही है। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का केयर करोगे, ठीक है बच्चों। तो हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी बच्चे को अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है, और उसका कुछ भला हो सके, ठीक है। दूसरों का भला करिए और खुद का भी भला करिए। तो शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब आइए बच्चों एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक मिनट भी आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। और ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये अगर आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको कूलम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया, डेफिनेटली। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा कि दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक कहां पे प्लेस्ड है, एक जो है ओरिजिन पे प्लेस्ड है, ये ओरिजिन है ओ पे, मान लेते हैं Q1 चार्ज है, अब इसकी वैल्यू भी बताएंगे। और दूसरा चार्ज जो है ओरिजिन पे ही Q1 से L डिस्टेंस दूर रखा हुआ है, दैट इज Q2। ठीक है, अभी भी इसकी भी वैल्यू मैं बताता हूं। और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक तीसरा चार्ज मीन्स एक प्रोटॉन को हम इस एक्स एक्सिस पे कहां पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक, अब सबसे पहले तो हम लोग इक्विलिब्रियम को समझते हैं। पहले हम इनकी वैल्यू बता दें, Q1 इज 8 कूलम एंड Q2 इज -2 कूलम। ठीक है, ये प्लस में है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है, -2 कूलम। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 8 कूलम, 8 कूलम। तो बोला जा रहा है कि एक तीसरा चार्ज क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है आप सबको पता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, और ये पॉजिटिव में होता है। बच्चों मौसम बहुत ज्यादा गड़बड़ है, तो हो सकता है थोड़ा सा आंधी तूफान की आवाज भी आ रही हो, तो क्या करें। पर चलिए, यहाँ पे डिपेंड करता है आप क्या सुनना चाह रहे हो। आप वीडियो के बैकग्राउंड में जो नया जा रही है उस पर फोकस कर रहे हो, या जो वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कर रहे हो। कोशिश करिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे फोकस करें। ठीक है, तो तीसरा चार्ज मतलब प्रोटॉन कहां पे रखा जाए कि इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैं आपको बता रहा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम की कंडीशन तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो और उस पर नेट फोर्स जीरो हो। मैकेनिक्स में से आप लोग अच्छे से समझोगे जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं कोई ब्लॉक रखा हुआ है, और इस पे कई सारे फोर्सेज लगे हुए हैं। ठीक है, एक फोर्स इधर लगा हुआ है, एक फोर्स इधर लगा हुआ है, एक फोर्स इधर लगा हुआ है, और एक फोर्स इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेज लगे हुए हैं। ये इनका जो सम होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा, किसी ना किसी तरफ इस बॉडी को क्या है, डिस्प्लेस कर देगा। बट एक कंडीशन ऐसा है कि बॉडी किसी भी तरफ डिस्प्लेस नहीं होगी जब इस पे ओवरऑल फोर्सेज यानी जो सम ऑफ ऑल फोर्सेज है या रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज है, दैट विल बी जीरो। मान लेते हैं इधर F1 फोर्स लगा हुआ है, और इधर F2 फोर्स लगा हुआ है, इधर F3 फोर्स लगा हुआ है, और इधर F4 फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, मैं रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉर्क वगैरह यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर F1 विल बी इक्वल टू F2, ठीक है, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल हो जाए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है जी, 5 न्यूटन इधर के लगे, 5 न्यूटन इधर लगे। ठीक है, तो दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली अगर F3 इक्वल टू F4 हो जाएगा। ठीक है, दे आर आल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो क्या करेंगे, सारे फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि प्रोटॉन इक्विलिब्रियम में कहां पे होगा, उसको आखिर कहां पे रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है वो आप लोग यहां से समझ चुके होंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। यानी वहीं पे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा जहां पे उसका जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब आइए समझते हैं कहां पे हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, मानते हैं बच्चों पहले तो ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में उस फोर्स को हम लोग रख लेते, प्रोटॉन को रख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे हमने प्रोटॉन को रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं प्रोटॉन पे चार्ज जो है E से डिनोट कर रहे हैं, तो ये E हमने यहाँ पे रख दिया एक प्रोटॉन को। अब इस पे कितने फोर्सेज लगेंगे उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक, सबसे पहला चीज तो इस पे जो फोर्स Q2 लगेगा ये पॉजिटिव है बच्चों और ये नेगेटिव है, तो Q2 क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, आजा भाई आजा। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा एक फोर्स Q2 की वजह से, जो फोर्स ऑन प्रोटॉन ड्यू टू Q2, मान लेते हैं ये फोर्स F2 है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन Q2 की तरफ होगी। ठीक, दूसरा Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, Q1 पॉजिटिव है और प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, ढकेलेगा, भाग, बोलेगा भाग इधर से भाग। तो मान लेते हैं ये फोर्स F1 है, वो भी इधर ही लग गया। तो बताइए
हो सकता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, बट दोनों की क्या डायरेक्शन इक्वल है। एक कार खड़ी है, मैं इधर से धक्का दे रहा हूं, एक लोग आप भी आ गए और मेरे साथ इधर ही धक्का देने लगे, पुश करने लगे, ठीक है, तो क्या होगा, कार रुकेगी थोड़ी, वो कार आगे चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोटॉन है ये इक्विलिब्रियम में तो कतई नहीं आएगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच में तो हम रख नहीं सकते, इस कंडीशन को आप भुला जाइए। दूसरी कंडीशन क्या होती है उसको सोचिए तब तक। दूसरा ये हो सकता है बच्चों कि ये जो हमारा प्रोटॉन है इसको हम लोग Q1 की तरफ रख दें। मान लेते हैं कि इस प्रोटॉन को हम यहां पे रख दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये चार्ज Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये फोर्स F1 है, और चार्ज Q2 क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F2 इधर लग गया, ठीक। यहां पे दोनों फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब सोचना है कि क्या ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है तो क्या ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, ये हमको सोचना है। अब याद करिए बच्चों कूलम्स के लॉ को, कूलम ने क्या बताया था कि द फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों यहां पे ध्यान दो, ये Q1 है और E है, E मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो E और Q1 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू Q1 कितना है 8, ठीक। दूसरा E और Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों कि Q1 और E का जो मल्टीप्लीकेशन है, यानी इस चार्ज और इस चार्ज का जो मल्टीप्लीकेशन है, मीन्स ये दैट इज वेरी ग्रेटर देन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज E और Q2, ठीक है। मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ E Q1 इज वेरी ग्रेटर देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ E Q2, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि फोर्स F1 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स F1 में जो चार्जेस आ रहे हैं E और Q1 उनका मल्टीप्लीकेशन फोर्स F2 में जो चार्जेस आएंगे E और Q2 उनके मल्टीप्लीकेशन से काफी ज्यादा है। और आपने पढ़ा है कि अगर क्या होगा, अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो उनके बीच का फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ठीक। तो यहां तो फोर्स जाहिर सी बात है कि ये F1 विल बी वेरी ग्रेटर देन टू F2, ठीक। अब जो दूसरी कंडीशन है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इसको भी समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे Q1 और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू दिस कंडीशन, प्रोटॉन और Q2 के बीच की डिस्टेंस उससे कम है, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम है। इस डिस्टेंस को अगर हम R1 कंसीडर कर ले और इस डिस्टेंस को हम R2 कंसीडर कर ले, ठीक है, तो हियर R1 इज लेस देन R2, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच का फोर्स ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द फोर्सेज बिटवीन दीज टू चार्जेस E एंड Q2, ठीक है। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन ये निकला कि इधर से भी फोर्स ज्यादा आ रहा है, इस कंडीशन से भी फोर्स ज्यादा आ रहा है प्रोटॉन और Q1 के बीच में, और इस कंडीशन से भी फोर्स प्रोटॉन और Q1 के बीच में ज्यादा आ रहा है। तो इक्वल तो हो नहीं सकता है, ठीक है, इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही अपोजिट इन डायरेक्शन है बट दैट फोर्स विल नेवर बी इक्वल, ठीक है बच्चों। तो इस पॉसिबिलिटी को भी हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। बच्चों समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको चीजें समझ में आ रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है वो भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हम प्रोटॉन को कहां पे रख सकते हैं, बताइए भाई। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, तो इसका कोई यूज ही नहीं, तो मतलब क्या है इसको रखने का। दूसरी पॉसिबिलिटी जो बचती है बच्चों हमारे पास वो है प्रोटॉन को हम यहां कहीं रख दें, इस तरफ, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब होगा ये कि Q1
पॉजिटिव है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, वो इस पे फोर्स इधर लगाएगा F1, ठीक। और Q2 नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये इधर लगेगा, ये F2 फोर्स हमने कंसीडर किया था। यहां पे क्या है कि दोनों फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन है। अब क्या आप सोचते हैं कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकते हैं? बिल्कुल। चलिए देखते हैं, यहां पे क्या है कि जो प्रोडक्ट है Q1 और E का, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड E इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ Q2 एंड E, ठीक है। तो इस कंडीशन पे फोर्स F1 विल बी ग्रेटर देन टू फोर्स F2, ठीक है। बट दूसरी जो कंडीशन है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो यहां पे Q1 और E के बीच की डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू Q2 और E ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ी, फोर्स घटा, डिस्टेंस बढ़ी, फोर्स घटा, ठीक। तो फोर्सेज बिटवीन Q1 एंड प्रोटॉन विल डिक्रीज फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रही है। और Q2 और E के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है, वो डिक्रीज हो जा रही है। तो फोर्स क्या होगा Q2 और E के बीच में, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे एक कंडीशन फोर्स को इंक्रीज कर रही है, दूसरा कंडीशन फोर्स को डिक्रीज कर रही है, दोनों केसेस में, ठीक है। अगर Q1 की बात करें तो पहली कंडीशन से फोर्स इंक्रीज कर रहा है, दूसरी कंडीशन से फोर्स डिक्रीज कर रहा है। अगर Q2 की बात करें तो पहली कंडीशन से फोर्स डिक्रीज कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन से फोर्स इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि Q2 और E के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो गई, इट मींस उनके बीच का फोर्स इंक्रीज हो गया। तो यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फोर्सेज विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इधर ही रखने पे, इसी प्लेस पे रखने पे क्या होगा, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा, और दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। तो यहां पे हो सकता है कि जो हमारा प्रोटॉन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। मान लेते हैं पॉइंट P है, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं, वैल्यू पता करते हैं। मान लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम चार्ज Q1 इज x, x डिस्टेंस पे पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस प्रोटॉन को रखने पे इस प्लेस पे प्रोटॉन हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? दैट विल बी x माइनस l, ठीक। अब हम लोग फोर्स F1 कैलकुलेट करते हैं। फोर्स F1 क्या है? फोर्स F1 इज द फोर्स ऑन प्रोटॉन ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक। तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? K Q1 और E अपॉन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है x स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था, तो Q1 तो ये है ही, और Q2 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? E, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट इज डिनोटेड बाय E, ठीक, ओके। F2 कितना हो जाएगा बच्चों? F2 विल बी K Q2, ये Q2 है, इनके बीच का फोर्स हम निकाल रहे हैं ना, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो एक चार्ज Q2 है, दूसरा चार्ज क्या है? E अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? x माइनस l स्क्वायर, ओके बच्चों। तो इक्विलिब्रियम कब हो सकता है? व्हेन F1 विल बी इक्वल टू F2, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन तो यहाँ पे इक्वल आ ही रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर होल्ड करेगा तो ये जो हमारा प्रोटॉन है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो F1 और F2 की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज क्या करेंगे? पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू कितनी है? K Q1 E अपॉन x स्क्वायर, और F2 की वैल्यू कितनी है? K Q2 E अपॉन x माइनस l स्क्वायर, ओके। देखिए बच्चों, E से E कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, हमारे पास बच क्या रहा है? Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई एक्स माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप नोट कर ले फटाफट, मैं रफ करने जा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं बची हुई है। तो यहां पे आया हमारे पास Q1 वैल्यू, अच्छा चलो छोड़ो, बाद में रख देंगे वैल्यू। Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई एक्स माइनस एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। Q1 की वैल्यू क्या है? 8 कूलम, तो Q1 के प्लेस पे हम रख देंगे क्या? 8,
Q2 की वैल्यू क्या है 2 कूलम, साइन नहीं रखेंगे, माइनस जो साइन लिखा हुआ है वो नहीं रखेंगे, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि Q2 और E के बीच में फोर्स क्या है वो रिपल्सिव है, यहाँ पे साइन नहीं रखा जाता है। ठीक, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक, इसको भी मैं रफ कर रहा हूं बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग। सो ये हो गया 4/x² इक्वल टू 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट मतलब ये साइन लगा दे रहा हूं। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट तो कर ही सकते हैं, तो हो गया 2 टाइम्स एक्स माइनस एल इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स आएगा। तो अब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 2x माइनस 2l इक्वल टू एक्स। एक्स को इधर ले आइए, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2l। 2x में x सब्ट्रैक्ट हुआ तो x बचा, x इक्वल टू 2l। तो डिस्टेंस उनको मिल गई। ठीक है, ये x डिस्टेंस क्या थी, चार्ज Q1 से प्रोटॉन की डिस्टेंस। मींस Q1 चार्ज से प्रोटॉन को 2l डिस्टेंस पे अगर हम लोग रखेंगे, ठीक है, तो हमारा प्रोटॉन इक्विलिब्रियम में होगा। अगर Q2 चार्ज से पूछ दिया जाए उसकी डिस्टेंस तो दैट इज x माइनस एल। ठीक है, तो x की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, कितनी है 2l, 2l माइनस एल यानी l। तो Q2 से l डिस्टेंस पे प्रोटॉन को रखो, Q1 से 2l या Q2 से l डिस्टेंस पे अगर हम लोग प्रोटॉन को रखेंगे देन प्रोटॉन विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो भी जरूरतमंद बच्चे होंगे जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते होंगे, ठीक है, अभी क्लास 10th से ही, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी का भला करने से आपका नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक वीडियो में स्पेसिफिकली बनाऊंगा जिसमें मैं केवल न्यूमेरिकल डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को खाली पढ़ भर लेने से वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक उस पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ना करें। देखिए यहाँ पे हमने 2 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, एक तो सिंपल क्या था, फार्मूला बेस्ड था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, कंसेप्चुअल था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को कराऊं, जिससे आप लोग का ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है बच्चों, सो आप भी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़े और मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।